अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, दुनिया बदल रही है और इस बार तारीख ने पाकिस्तान को मरकजी किरदार दे दिया है। CNN की रिपोर्ट ने वो मान लिया जो दुनिया देख तो रही थी मगर कहने से हिचकिचा रही थी कि पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली ने खित्ते का तवाज़ुन बदल दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने सिर्फ दुश्मन के मंसूबे नाकाम नहीं किए बल्कि अमरीका जैसे ताकतवर मुल्क को भी अपनी अहमियत का एहसास दिलाया है। ट्रंप का मिस्र कॉन्फ्रेंस में मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल कहना पाकिस्तान के बढ़ते आलमी असर रसूख का ऐलान है। जहां भारत फॉल्स फ्लैग से पाकिस्तान को तन्हा करना चाहता था, वहीं पाकिस्तान ने अकल, तदब्बुर और डिप्लोमेसी से दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ के रख दिया। आज CNN समेत अमेरिका और आलमी ताकतें तस्लीम कर चुकी हैं कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि आलमी इस्तेहकाम का एक नया मरकज़ बन चुका है। बात करें पाक अफगान जंग बंदी माहदे की, तो जंग से कभी अमन जन्म नहीं लेता, लेकिन कभी कभार जंग ही कौमों को अमन की ज़रूरत का एहसास दिलाती है। पाक अफगान जंगबंदी माहिदा ऐसा ही एक लम्हा है, एक उम्मीद, एक मौका और एक इम्तिहान। अफगानिस्तान की सरजमीन बरसों से दहशतगर्दी, बदएतमादी और बैरूनी मुदाखलत का शिकार रही है और पाकिस्तान ने हमेशा सब्र, तहम्मुल और मुकालमे का रास्ता अपनाया। कभी दुश्मन के जख्मों पर मरहम रखा तो कभी अपने लहू से अमन की फसल सींची। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है, ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि खित्ते के मुस्तकबिल का तयन करने वाली सोच है। यानी अब वक्त है कि अबूरी अफगान क़यादत अपने वादों को अमल में बदले और दहशतगर्द गिरोहों, फितना खारिज और भारतीय असर से फासला इख्तियार करे। पाकिस्तान ने तो अपना किरदार अदा कर दिया है। मुज़ाकरात से लेकर बॉर्डर मैनेजमेंट तक कुर्बानियाँ भी दी हैं, मसलतें भी बढ़ती, मगर सब्र की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। दुनिया को अब समझना होगा कि अगर पाकिस्तान की बात सुनी गई तो ये खित्ता फैलेगा और अगर नज़रअंदाज किया गया तो ये आग फिर सब कुछ जला देगी। पाकिस्तान अमन ज़रूर चाहता है मगर अपनी खुद मुख्तारी की कीमत पर नहीं। नाजरीन, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में मशरिक़ वुस्ता की भी। गजा की सरजमीन पर एक बार फिर खून बहा और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया। ये वही इसराइल है जो अमन मुआहदे पर दस्तखत भी करता है और उन्हीं उंगलियों से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलियां भी बरसाता है। दुनिया की आंखों के सामने बच्चे मलबे तले दबे, अस्पताल राख बने और बस्तियां उजड़ गई, मगर आलमी ज़मीर अब भी तशवीश के अल्फाज से आगे नहीं बढ़ता। याद रखिए, खून की गवाही कभी पुरानी नहीं पड़ती और जुल्म की लकीर तारीख मिटा सकती है। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज के डिस्कशन का और अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पीजे मीर साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे और IR एक्सपर्ट उस्मान शाही साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, आगाज़ आपसे करूँगी। ब्रिगेडियर साहब, भारत ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया और उसे तन्हा करने की कोशिश की, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तदबीर उन्हीं पर ही उल्टी पड़ गई और पूरी दुनिया पाकिस्तानी फ़ौज की बहादुरी की मोतरफ हुई। फील्ड मार्शल को ट्रंप ने फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया और अब CNN की रिपोर्ट, यानी सर दुनिया मान गई है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली सुरखरू हुई है। CNN की रिपोर्ट भी यही कह रही है। देखें, बिल्कुल कुछ डाउट नहीं है। बेसिकली इस लड़ाई में मार्के हक में जिस तरीके से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पूरी कौम को इकट्ठा किया और एक प्रॉपर ऑपरेशनल प्लानिंग की, एक प्रोफेशनल हिकमत अमली बनाई, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट से पहले वार्निंग देनी है वो कि वी वांट पीस, वी आर नॉट प्रोवोकेटिंग, बट अगर आप लड़ाई करेंगे तो फिर लड़ाई को एंड हम करेंगे। और एक एक चीज़ उसी तरह करके दिखाई और उसके बाद जो इनका हाल हुआ आपके सामने 6 से 8 घंटे में, इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी एयरफोर्स, इतना बड़ा मुल्क रेत की दीवार की तरह गिरा और उसके बाद जाके ट्रंप के घुटने पकड़ लिए कि हमें डीएस्केलेशन और सीज़फायर करा दें और करवाने के बाद फिर मानते भी नहीं। कमाल ये। और दुनिया में सबसे बड़ी एक बात है कि दुनिया को पता चल गया कि इंडिया एक नहायत ही इररिस्पॉन्सिबल, इमेच्योर न्यूक्लियर मुल्क है जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, एक स्टेट ड्रामा करके, विदाउट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करके एक मुल्क को, अपने हमसाये न्यूक्लियर मुल्क को ब्लेम करे और फिर उसके ऊपर अटैक कर दे, नॉट रियलाइजिंग कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस तो न्यूक्लियर मुल्क के क्या हो सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर बता दिया, हमारे मुसल्लह अफवाज ने भी, कि पाकिस्तान एक बहुत ही जिम्मेदार
और उसके सिर्फ मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क है और उसके पास बहुत ही प्रोफेशनल बैटल हार्डेंड प्रोफेशनल फोर्स है। और ये फ़र्क लगा दुनिया को इस दफ़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान फौज का स्ट्रेचर दुनिया में बहुत बढ़ गया, इस खित्ते में भी बढ़ गया और इंडिया टोटल आइसोलेशन में चला गया। इंडिया देखिए, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये खित्ते के इम्पोर्टेंट मुल्क हैं, चारों इकट्ठे हैं। इंडिया इज आइसोलेटेड। अमेरिकन ने भी रियलाइज कर दिया कि उनसे दोगलीबाजी करता रहा। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद पाकिस्तान को जैसे उन्होंने बुलाया, तो अब इससे ये पता चल गया कि पाकिस्तान नाउ इज इमर्जिंग स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर और अब दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखती है, उसकी बात को समझती है। उस्मान साहब, यही सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी, कितनी खजीमत का सामना भारत को करना पड़ रहा है मार्का हक से लेकर अब तक, और पाकिस्तान किस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मरकज़े निगाह बना हुआ है? जी, भारत जो है उसने ओवर एस्टिमेट किया था अपनी पावर को। जिस तरह एस्केलेशन लेटर पे चढ़ के कोई सबूत नहीं दिए पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से, और जो एक हिस्टीरिया क्रिएट किया जो वॉर मॉन्गरिंग हमेशा से कर रहे हैं पिछले 12-13 साल से, क्योंकि कंसेक्टिव तीनों गवर्नमेंट इनके पास रही हैं, तो जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इनका क्लाउड था वो हमने डाइल्यूट होते देखा, वो बर्न हो गया पूरे का पूरा। ना सिर्फ इंटरनेशनल एरिना के अंदर जहाँ पे ये ख्वाब देखते थे सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने का और दुनिया के अंदर अपना नैरेटिव एक पैडल करते थे कि हमें चाइना के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए और रीहाइफनेट ना किया जाए पाकिस्तानी तनाजुर के अंदर। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से हमने उन्हें एस्केलेशन लेटर से नीचे उतार के दुर्गत बनाई और जो छतरोल की, मैं 10 अक्टूबर को जो हमने किया अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, मैं उसे इंडिया के साथ जो जंग है उसी के तनाजुर के अंदर देखता हूँ। हमने दूसरी दफा इंडिया को ही वहां के ऊपर जो कि कोवर्ट तरीके से हमें एंगेज कर रहा था, हमने वहां के ऊपर उसको भी इंटरसेप्ट किया और उसी तरीके से शिकस्त दी जो हमने 10 मई को दी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो हमारी जो लीडरशिप है वो जिस तरीके से आलमी सफारती उफक पे सामने आई है और पूरी दुनिया हमें एक फोर्स फॉर गुड के तौर पे देखती है, और हमने जिस तरह से असर्ट किया है और हमने वॉर के अंदर भी जो नॉर्म्स है वॉर के है उससे जो है डेविएट नहीं किया। दोनों जगह पे हमने वेस्टर्न बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, हमने जो मिलिट्री उनकी इंस्टॉलेशन थी उनको वहां के ऊपर एंगेज किया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इलाकाई तौर के ऊपर भी अगर हम देखें तो एक तामीरी कुव्वत के तौर पे सामने आया है। गजा का क्राइसिस हम देखते हैं, बड़ा मुदब्बराना रोल रहा पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया के इंटरेस्ट को लेके, जिस तरीके से हमने हर इंटरनेशनल फोरा को जो है इस्तेमाल किया, और अमेरिका जिस तरीके से देखते हैं हम पाकिस्तान को, उनके साथ एक रिलेशनशिप जो है वो नई बुनियाद के ऊपर उस्तवार हो रहा है। तो डेफिनेटली है आने वाला वक्त में बड़ा यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की पोजीशन ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस से लेकर अब तक इस तरह की है कि पूरी दुनिया इसको देख रही है। पीजे मीर साहब, CNN ने इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद किया है। इससे पहले हमने देखा कि ट्रंप बारहा भारत को जलील कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए हैं, फील्ड मार्शल को उन्होंने फेवरेट करार दिया, और अब ये CNN की रिपोर्ट कैसे देखते हैं आप सर? देखें, जब हम पाकिस्तान आर्मी की बात करते हैं या आर्म फोर्सेस की बात करते हैं तो आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। ये उस आर्मी के साथ हमारी कन्फ्रंटेशन होती है जो 5-1, 6-1 के रेशो पे लड़ते हैं। फर्क कितना है कि वहाँ क्वांटिटी है और यहाँ क्वालिटी है, दैट्स इट। और क्वालिटी क्वांटिटी को मारती है और ठीक ठाक मारा है, और जिसकी एक्लेमेशन अमेरिका ने भी किया, बाकी जो आपके जो फ्रेंडली मुल्क हैं उन्होंने भी इसको किया। लेकिन इस जो कन्फ्रंटेशन में हुआ है इसमें इंडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी, और अगर आप देखें इनकी आपस की इंटरनल लड़ाइयां शुरू हो गई हैं इसके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम डाल दिया है। ये एक बड़ी अच्छी चीज लगी कि प्राइम मिनिस्टर ने जब डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि भाई इसने जंगें खत्म करवाई और मिलियंस ऑफ लाइफ सेव्स की, तो आपने देख लिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या बात कही कि ये करवाई हमने, क्योंकि अगर ना करवाते, जो कि अब इंडिया डिनाइल में चला गया है, उसको जिस तरह ब्रिगेडियर नवाज बात कर रहे हैं, तो वो टोटल एक डिनाइल के अंदर है, परपेचुअल डिनाइल के अंदर है। हालांकि राहुल गांधी इनको पार्लियामेंट में कह रहा है कि भाई एक्सेप्ट करें, बताएं हाँ या ना के जवाब दें। मोदी ने जवाब नहीं दिया। सो द क्वेश्चन हियर इज कि उनकी अपनी एक तो क्रेडिबिलिटी खराब है, उनका एक ये बिल्कुल एक फॉल्स फ्लैग, और ये फॉल्स फ्लैग क्यों था अभी जो इस महीने जो इनके जो इलेक्शंस होने वाले हैं बिहार के लिए, उसके लिए। और अब आप बिहार की इनकी रिपोर्ट सोशल मीडिया में भी देख लें कि इनके साथ हाल क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी जो है, जो बेसिकली एक
टेररिस्ट जुंटा है, बिल्कुल ये ऐसे ही है। अपने सर्वाइवल के लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं और उसका उनको एक टारगेट मिल गया है। एक तो उन्होंने खुद एक पहलगाम का किया, उसके बाद इन्होंने अफगानिस्तान। बिल्कुल ऐसे अफगानिस्तान की आप बात करें ब्रिगेडियर साहब, पाक अफगान जंगबंदी माहिदा हो गया है। ये जंगबंदी माहिदा जो है कितना सस्टेनेबल आपको लग रहा है और कितना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से अभी इबहाम बाकी हैं, इस माहिदे की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं। देखें जवेरिया, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने माहिदा करने से पहले इनको ऐसा सबक सिखाया है कि जिसकी वजह से यू आर ऑन जो आप कहते हैं ना एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से आपने बात की है। इनके 22 पोस्टों पे कब्जा किया, इनके टैंक पोजीशन दबा की, इनके टैंक्स उड़ा दिए, इनका क्रू उड़ा दिए, इनके कमांडरों को मार दिया। उसके बाद आपने आप देखा पेटके में इनके जो गुल बहादुर था उसके 60-70 लोग खारजी मार दिए, इनके रिलेटिव मार दिए। सो वी शोड अ स्ट्रेंथ। इनको ये पता चल गया कि पाकिस्तान वाकई एक बहुत बड़ी ताकतवर फौज है एंड दे मीन बिजनेस। और जो न्यू नॉर्म में हमने अब कहा है कि वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट, जो भी अग्रेसिव एटीट्यूड लाएगा करेगा, हम स्विफ्ट स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव डिस्ट्रक्टिव एक्शन करेंगे, वो हमने करके दिखाया। देन व्हेन यू के पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से जब आप जाते हैं तो आप अपनी बात निभाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान ने यही बात वी वांटेड कि हम ठीक है जी माहिदा करें, मिसाइल में इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हो गया। ये 1 पॉइंट एजेंडा था। इन्होंने यहाँ तक कह दिया, देखें कि कितना इनको करके जी वो इसको पब्लिक ना करें, मीन्स के इन्होंने इंडिया से पता नहीं क्या वादे किए हुए हैं। पाकिस्तान इवन सेट के फेस सेविंग के लिए ठीक है जी नहीं करें। और आई एम श्योर कि वो माहिदे में ये बात होगी और होनी भी चाहिए कि अगर अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करके नहीं रोक सकती, तो पाकिस्तान विल बी अलाउड एंड वी विल हैव अ लेजिटिमेट राइट टू एयर ड्रोन्स और इनके ट्रेनिंग कैंप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप, इनके कमांडर्स सबको मारने का हमारा हक होगा। और ये हम करके दिखाएंगे, हमने किया भी और करके बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए 3 महीने के बाद होगा। उस्मान साहब, अफगान उबूरी हुकूमत जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे, हम पाकिस्तान ने पूरा सबक तो सिखा दिया उन्हें, लेकिन अब सवाल ये भी है कि जो माहिदा हुआ है, जो वादे हुए हैं, जो कौलो करार हुए हैं, ये आपको लगता है कि अफगान उबूरी हुकूमत अपने वादों पर पूरा उतरेगी? और फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है 25 अक्टूबर भी इस्तंबुल में दोबारा ये वफूद बैठने जा रहा है, क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल में डेफिनेटली जिस तरीके से उन्हें एक अपना क्रिपलिंग ब्लो मिला इस अपना पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक की है और जिस तरह से हमने डीप जाके काबुल के अंदर हिट किया पहली दफा, तो मेरे ख्याल में एक मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन तो उनके एंड के ऊपर जरूर होगा कि क्या वो भारतीय मोर्चा बनने को तैयार है, भारत का हथियार बनने को। इसमें कोई शक नहीं। अगर उनका वतीरा देखें, रविश देखें उनकी पिछले 4-5 साल से, तो बिल्कुल नहीं बदली। उन्होंने अपना जो तरीका है वो उसी तरीके से ही कंटिन्यू करके रखा हुआ है। टीटीपी को जिस तरीके से वो होस्ट कर रहे हैं, मतलब आयरनी ये है कि उनके 40 लाख लोग, हमने 40 साल अपने दिल में, अपने घर में उन्हें जगह दी और वो वहां के ऊपर हमारे मुखालफीन को जो है स्पेस दे रहे हैं वहां के ऊपर। तो मेरे ख्याल में एक जो कंटेम्पलेशन है वो डेफिनेटली उनके एंड के ऊपर होगी। और वहां पे भी 2 फैक्शन है। वहां किंदारी फैक्शन जो है वो एंटी पाकिस्तान है, जो हक्कानी ग्रुप है वो प्रो पाकिस्तान है। लेकिन मेरे ख्याल में भारत जो है जिस तरीके से उन्हें इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खड़ा करना चाह रहा था, मेरे ख्याल में भारत को भी एक अच्छा उस्मान साहब, सवाल यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये भी है कि भारत के साथ अफगानिस्तान की दोस्ती ने कितना फायदा पहुंचा सकती है, जबकि इन्होंने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से भारत को शिकस्ते फाश हुई पाकिस्तान के हाथों। फिर अफगानिस्तान उन्हीं के साथ दोस्ती कर रहा है, उन्हीं के साथ दोस्ती जिनके बारे में बड़ी बड़ी बातें एक दूसरे के बारे में ये करते थे और एक आंख नहीं भाते थे एक दूसरे को। आज ये दोस्ती कितना फायदा पहुंचा सकती है? ये बड़े अपना गैर फितरी इत्तेहाद है दोनों का, इसमें कोई शक नहीं, सिवाय ये कि ये इंतहा पसंद है दोनों साइड के ऊपर। उन्हें हिंदू तालिबान कहता है अमेरिकन प्रेस है, और एंटी पाकिस्तान है दोनों, और फिर आलमी तौर पे सफारती तन्हाई का भी शिकार है ये। और मेरे ख्याल में इस अगर हम इत्तेहाद को देखें तो तालिबान इस तासुर जो है उसको जायल करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान जो है वो उसके जेर असर है किसी तरह से, या पैटर्न है पाकिस्तान उनका। लेकिन दूसरी तरफ वो उनकी गोद में जाके बैठ गए हैं, वहां से दस्तारबंदी करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये
ज्यादा देर तक चल नहीं सकता जिस तरह पाकिस्तान असर्ट कर रहा है। और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बात की, हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चीजों को देख रहे हैं। हम बिल्कुल भी किसी तरीके से कोई डायलॉग डिप्लोमेसी को बैक बर्नर पे नहीं डाल रहे, लेकिन वहां के ऊपर काबुल के अंदर एक मैसेज भेज रहे हैं कि आप अपने आप को फातिहा तस्वुर ना करें। आपने अमेरिका को कोई तबाह नहीं कर दिया कि अमेरिकन वहां से निकले तो अफगानी वहां से तैयारों से नीचे गिर रहे थे। इन्होंने सोवियत यूनियन को तोड़ा तो वो पाकिस्तान वहां पे मौजूद था। हमारी वहां पे इंटेलिजेंस इदारे थे, वहां के ऊपर मुजाहिदीन थे अरब के, और अमेरिका वहां के ऊपर फंडिंग कर रहा था। तो मेरे ख्याल में ये जाड़ियां दाड़ियां और अपना गाड़ियों वाले क्या सोच के बैठे हुए वहां के ऊपर है। और हालत वहां पे इंसानी बहरान की ये है, 60 लाख लोग वहां के ऊपर जो है खुराक से अपना तरस रहे हैं। कोई मैशत नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई आयन नहीं वहां के ऊपर है। इनकी अपनी पब्लिक लेजिटिमेसी नहीं है वहां के ऊपर, कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है वहां पे, कोई इंट्रा अफगान डायलॉग नहीं करवाया अभी तक। और इसके बाद ये जंग की बात करते हैं, मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर हम बात करें ब्रिगेडियर साहब, मुआहिदे के बाद ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक्स पर बयान दिया गया है कि मुआहिदे के बाद अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा और दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। आपको लगता है कि ये मुआहिदा होल्ड करेगा, और अगर एहतराम किया जाएगा कितना जरूरी है ये खासतौर पर अफगानिस्तान के लिए? देखें, ये बहुत ही जरूरी, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू सी, ये सऊदी अरब ने भी स्पेशली यही बात की है कि दोनों मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपनी सरहदों की जो है वो पासदारी करेंगे, इस्तेहकाम करेंगे। मीन्स कि सऊदी अरब एक्सेप्ट करता है ड्यूरल लाइन को, और जो पाकिस्तान ने जो फेंसिंग की इसको एक्सेप्ट करता है कि दिस इज द एक्चुअल लाइन जो दोनों मुल्क को डिवाइड करती है और ये रिकग्नाइज की जाती है। नंबर 2 कि ये इस्तेहकाम के लिए अगर ये देखें ना, अगर अभी नहीं करेंगे तो दे नो इट व्हाट वी कैन डू इट। नाउ वी हैव टोल्ड देम कि हमने क्या किया, क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं, हमने कैपेबिलिटी दिखा दी है। नेक्स्ट 15-25 तारीख को ये मुआहिदा जो भी मीटिंग के बाद फैसला होता है, हाँ जी, उसके 3 महीने के बाद फिर दोहा में एक मीटिंग होगी जिसको ये रिव्यू किया जाएगा कि 3 महीने में किसने वायलेट किया, किसने इसकी पासदारी नहीं की, कौन किसने कमजोरी दिखाई, एंड व्हाट नेक्स्ट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, 24 से 48 घंटों में पाक अफगान सरहद भी खुलने का इम्कान है। इस सरहद के बंद होने से किस कदर नुकसान होगा दोनों मुल्कों को? देखें जवेरी, ये बात है कि पाकिस्तान ने बारहा ये बात की है, हमारी फील्ड मार्शल ने भी बात की है, हुकूमत ने बात की है। देखिए, वी डोंट वांट कि अफगान अवाम को हमारी तरफ से कोई तकलीफ हो। हमारे उनसे बहुत पुराने मरासम भी हैं, रिलीजन भी है, पश्तून भी हैं, इंटर मैरिज हमारे पश्तून की हुई है, तो हम उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं देते। इसीलिए हमने लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद नहीं की, वो भी हमने ये अवांटेड मजबूरन बंद की, और हम ये चाहते हैं कि वो तकलीफ ना हो। इसीलिए हमने जो अभी जहाँ पर जब ये हमने अटैक किए इनकी पोजीशनों के ऊपर और ट्रेनिंग कैंप के ऊपर, वी इंश्योर कि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने बड़ा सब्र भी किया और ये इन्होंने सब्र का नाजायज फायदा भी उठाया। पीजे मीर साहब, पाक अफगान जंग बंदी मुआहिदा हो गया है, इस मुआहिदे को आप किस तरह से देखते हैं? कितना सस्टेन कर सकता है, कितना होल्ड कर सकता है और कितना नागुज़ीर था ये मुआहिदा होना? ये एक टेम्परेरी चीज है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। अच्छा, क्योंकि बेसिकली इस वक्त जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, ये तो खुद एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। ये जो तालिबान बैठे हैं अफगानिस्तान के अंदर, ये कोई पॉपुलरली इलेक्टेड लोग नहीं है। आपने इनका रवैया भी देख लिया, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस भी देख ली। इनकी तो लेजिटिमेसी जो है वो तो इंडिया ने इनको इस गवर्नमेंट को तस्लीम ही किया हुआ है, जो कि इनके दोस्त हैं, हालांकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, बट गवर्नमेंट को तो तस्लीम नहीं किया हुआ इन्होंने, क्योंकि इन सबको पता है कि कोर इशू क्या है। क्योंकि एंड में अगर हिंदुस्तान को अकल अभी ना आई तो वो कल हिंदुस्तान, ये जो अफगानी है, ये इनको भी तंग करेंगे, अफगानिस्तान इंडिया को भी तंग करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली ये सीजफायर हुई हुई है, एक टेम्परेरी आप कह लो टांका पट्टी है, और टांका पट्टी ये क्या करेंगे, ये अपने आप को रीग्रुप करेंगे, जैसे उन्होंने सबात में किया था। हमने थोड़ा सा रेस्पाइट दिया, ये रीग्रुप करके इन्होंने दोबारा हम पे अटैक किया। अब यहाँ बात आती है कि ये जो सवाल आपने किया, ये कब तक रहेगा? हाँ जी। ये रहेगा उस वक्त तक जब तक के इनको कोई और तकलीफ ना हो। देखें, इंडिया की प्रॉक्सी अब ये बन गए, और इनकी प्रॉक्सी है ये FAK। ये मैं इनको इसका लफ्ज TTP नहीं उनको कहूंगा, क्योंकि ये तहरीक है ही कोई नहीं है। सही। तालिबान
एक बड़ा मुकद्दस नाम था जो कि रेजिस्टेंस थी अगेंस्ट द सोवियट्स। अब वो तालिबान क्या है, ये एक बैंड ऑफ कट थ्रोट्स हो गए ये लोग। आई मीन इनको आपके हाथ में, वो कहते हैं ना बंदर के हाथ में उसरा दे दिया है, तो ये वो काम कर रहे हैं बेसिकली। सो बेसिकली तहरीक खत्म हो गई, देयर इज नो तहरीक। ये टेररिस्ट ग्रुप बन गया इनका, जो ये टीटीपी है जिसको हम कहते हैं यू नो खारिज, फितना खारिज, ये एफएके। तो ये अपने आप को, इनको तो तहरीक कहना ही नहीं चाहिए कि किस चीज की तहरीक, ये क्या करते हैं, ये इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी आइडेंटिटी क्या है, देयर नोबडीज। सो ये ग्रुप है जो पेड ग्रुप है, पेड हायर्ड मर्सनरीज हैं, जिनका काम यही है कि क्रॉस बॉर्डर आके टेररिज्म करें और हम लोगों को तंग करें। ये क्या वजह है जवेरिया? मुझे आप एक सवाल दें, ये अफगानियों से पूछना चाहिए। हमें अफगानी जो अवाम है उससे मोहब्बत है, उससे प्यार है, बिल्कुल लेकिन ये जो जुंता बैठी हुई है इसकी वजह से पीजे मीर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। हमने हमेशा ये बात की है कि हमें अफगान बहन भाइयों से मोहब्बत है और वो भी बहुत तंग है इस अफगान उबूरी हुकूमत से। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इस मुआहदे में सुकुम क्यों रखा गया है, एम्बिग्यूटीज क्यों है और इसको कर क्यों नहीं किया गया। पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जंगबंदी मुआहदा हुआ है, सीज़ फायर हुआ है। ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये कि इस मुआहदे की जो तफसीलात हैं वो वाज़ेह तौर पर सामने क्यों नहीं आई? देखिए, उसमें मैंने यही बात करा था कि कुछ उन्होंने जो अफगान तालिबान रजीम है जो वहाँ पर गए थे, मुल्ला याकूब, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसके मुसवदे की जो डिटेल्स है वो पब्लिक ना की जाए। वजह यह है कि जो उन्होंने कमिटमेंट की है, मेरे ख्याल में उनसे वहाँ कमिटमेंट करके आए इंडिया में और उनसे पैसे भी, फंडिंग भी ली होगी तो उनको दिखाना नहीं चाहते हैं, बट दे हैव कमिटेड सर्टेन थिंग। जाहिर है कि उसके बगैर ये चीज पर नहीं हो सकती थी। और इम्पोर्टेंट बात यही थी कि अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट की है कि हम आइंदा अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने इंडिया से कमिटमेंट की है वो खत्म हो गई। इंडिया को तो यही कहना चाहिए कि वहाँ पे दाइश भी आएगी, फारजी भी होंगे, हिंदुस्तान, फारिज, तो वो सारा बंद हो गया। तो फिर ये दैट्स व्हाई आई सेड कि सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये है कि भारत जो हमेशा बात करता है कि दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती है, हमने देखा और पूरी दुनिया ने देख लिया कि दहशतगर्दी को रोकने में हमेशा भारत का मनफी किरदार रहा है। अब जब पूरी दुनिया में भारत का चेहरा बेनकाब हुआ है तो भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए जवेरी, यहाँ पर ना मुझे अपने हुकूमत पाकिस्तान से एक बात की शिकायत है। अच्छा। और पीजे मीर विल बेयर मी आउट। बात यह कि इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, स्टेट ड्रामा किया, ना इंक्वायरी की, ना कुछ किया, और इतना दुनिया में ह्यूमन क्राई किया कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने, और फिर एक न्यूक्लियर अटैक भी कर दिया। सही। खुल्लम खुल्ला बलूचिस्तान में कहता है हम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान को लड़ना जाना चाहते हैं। आपके सामने अफगानिस्तान से डील की है कि जी वो आपकी प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर यही उनका कंटिन्यूएशन है जी। फारजियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, खालिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, सब खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। सही। ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क वो है, चाहे आप कनाडा में बात कर लें, अमेरिका से बात कर लें, पाकिस्तान में जो किया, इंग्लैंड में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया। Where are we? Why we are not creating human cry and why we are not telling? इस वक्त हमारा स्टैचर इतना हाई है, दुनिया हमारी बात सुन रही है, दुनिया हमारे फील्ड मार्शल को सुन रही है, दुनिया हमारे हुकूमत पाकिस्तान को सुन रही है। Can't we put across a point कि this is enough? हम दुनिया में अकेले 24 ये जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ वो पाकिस्तान में, हम अकेले उनका मुकाबला करें, सिंगल हैंड विदाउट एनी सपोर्ट। तो हमें इसके ऊपर बहुत शोर मचाना चाहिए, डोजर तैयार करना चाहिए, दोबारा जाए दुनिया हमें समझे कि दी वी आर हैविंग अ डिस्टेबलाइजेशन, हमारे मुल्क को तबाह करती है। हमारे 8000 से ज्यादा सिविलियन फौजी शहीद हुए पिछले इतने अरसे के अंदर, ये नुकसान हुआ। व्हाई वी आर नॉट, क्योंकि हम सिर्फ बात करके भूल जाते हैं दिन। ठीक है, यानी ब्रिगेडियर साहब ये जो तारीफें हो रही हैं ये काफ़ी नहीं है, हमें प्रचार करना चाहिए हमारे साथ जो हो रहा है और भारत का चेहरा पूरी दुनिया में मजीद बेनकाब करना चाहिए। अच्छा उस्मान साहब, हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये कहना दुरुस्त होगा कि हम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में इस वक्त जी रहे हैं और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, इसको हम प्रॉपरली अवेल क्यों नहीं कर पा रहे?
मैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा ब्रिगेडियर साहब से यहाँ के ऊपर कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें आसिम इफ्तिखार की, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो मुस्तकिल मंदूब हैं, वो इसको मुकम्मल तौर के ऊपर वहाँ के ऊपर एम्पलीफाई कर रहे हैं। अभी आपने बात की तालिबान की, 1988 का जो फ्रेमवर्क है तालिबान पे पाबंदी का, पाकिस्तान उस कमेटी का मेंबर है और अभी हालिया जो उसकी रिपोर्ट आई है वो पाकिस्तान का अफगानिस्तान की आलमी सतह पे जो पॉलिसी इनसे मुतालिक बनती है उसमें बड़ा असर और रसूख है। हमने उसके अंदर बात की है 36 समूह पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कि कुनड़ के अंदर, अपना हिलमत में, उसके अलावा ये गजनी में, कंधार में, जाबुल और अर्जुगान के अंदर अलकायदा के नेटवर्क हैं। 6000 टीटीपी के वहाँ के ऊपर जो लोग अपना तरबियत हासिल करते हैं, तनख्वाह लेते हैं वहाँ से, और पाकिस्तान के खिलाफ एक मोर्चा बन के ना सिर्फ वो हमारे लिए अपना बाइस बन रहे हैं, क्या कहते हैं, परेशानी तकलीफ का, बल्कि खित्ते के अंदर अगर हम बात करें तो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट को भी इंगेज कर रहे हैं, जो कि वहाँ से ऑपरेशन लॉन्च कर रही है और रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो सेंट्रल एशिया से। और रशिया जो है उसको भी इस हवाले से काफी कंसर्न है। 24 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली के इजलास के अंदर पाकिस्तान, चाइना, ईरान और रशिया ने अफगानिस्तान को जो है वो पुश किया कि आप इस जो है क्या कहते हैं ये जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं इनको यहाँ से हर सूरत के अंदर, यानी आपके ख्याल में पाकिस्तान मौके का पूरा फायदा उठा रही है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सफारतकार जो है वो बेहतरीन अपना पॉसिबिलिटी एग्जॉस्ट कर रहे हैं। मुस्लिम दुनिया के मामलात हो, पाकिस्तान का केस हो, वो भरपूर तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अच्छा उस्मान साहब, आपसे सवाल ये भी मैं करना चाहूंगी कि कतर और तुर्की ने सालसी का किरदार अदा किया है पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? सिफारती सतह पर क्या मजीद हमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत है? नहीं, मेरे ख्याल में हम बड़े प्रोएक्टिव हैं, इसकी कोई वजह नहीं है। हम देखते हैं 10 मई के बाद से पाकिस्तान जिस तरीके से इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर मुकम्मल तौर पे हम अपना छाया हुआ देखते हैं इसको, और कतर जो है उसका एक लेवरेज अफगानिस्तान के ऊपर है। तालिबान का वहां के ऊपर जो इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था 2016 के अंदर अमेरिका के साथ डील कराई थी, और सऊदी अरेबिया भी अपना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इवन टर्की। तो मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगता? ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की है, पीजे मीर साहब से भी मैं यही सवाल करना चाहूंगी। पीजे मीर साहब, हमारे दो मेहमान, एक को ये लगता है कि पाकिस्तान अपना मुकदमा सही तरह से नहीं लड़ा, मुकदमे से मुराद ये है कि भारत जो कुछ कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को इसको डिफरेंट फोरम को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के सामने मजीद अच्छी तरह से पेश करना चाहिए, और उस्मान साहब को ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छे से अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं। आपकी क्या टेक है इस पे? देखें, नंबर 1, हम अपने घर के अंदर तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें चाहिए, मैं अभी भी बार बार कहता हूं, हर शो में कहता हूं कि अब टाइम आ गया कि आप कश्मीर सेंटर्स को खोलें, रिवाइव करें। ठीक है, ये हमारे अनऑफिशियल एम्बेसीज थे ब्रसल्स में, वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क, लंदन में। आपके पास यहाँ 42 से 43 से 44 लोग मेंबर कंट्रीज के आपके डेलीगेट्स आते थे और डिस्कोर्सेस में बैठ के हम अपने पर्टिकुलरली कश्मीर का मसला हम डिस्कस करते थे। वो खत्म हो गया, इंटरनेशनली हम बात नहीं करते। आप कोई भी करेंगे कश्मीर का प्रोग्राम या इस तरह को डोमेस्टिक करेंगे तो वो नहीं होगा। एक इस गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी चीज की है कि ये जो पाकिस्तान टेलीविजन उन्होंने खोल दिया अंग्रेजी के अंदर, यही आवाज आपकी बाहर जाएगी। सही, यहाँ अंग्रेजी आपके एनालिस्ट आएंगे पाकिस्तानी बेस्ड, या आपके जो दूसरे फ्रेंडलीज हैं वो आके इस चैनल पे बात करेंगे। आपके पास रशिया टुडे है, आपके पास फ्रांस 24 है, चाइनीज टेलीविजन है, CNN है, हर एक BBC हैं। अपने मुल्क के ममालिक के ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनके जो बयानात होते हैं इंटरनेशनल पोडियम पे लेके जाते हैं। हमें भी ये चाहिए, हमें और अंग्रेजी चैनल चाहिए कि जाके दुनिया के अंदर हम इन्फिल्ट्रेट करें और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक पब्लिक ओपिनियन बनाए जाके। हमारा वो पब्लिक ओपिनियन नहीं है। हमें चाहिए कि इसको एनहांस करें, प्रोलिफरेट करें, ताकि उनको बताएं, इनग्रेन करें। हम उर्दू में बात करते हैं, वो पाकिस्तानी या उर्दू स्पीकिंग डायस्पोरा उसको समझता है, अंग्रेज नहीं समझता। तो इस चीज को मैं समझता हूँ एनहांसमेंट की जरूरत है, और जो कि इंडिया खड़ा है इसके अंदर। तो अच्छा पीजे मीर साहब, अगर इसमें हम भारत के साथ मवाजना करें तो आपको लगता है, ऑल्दो झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया करता है, लेकिन वो इस चीज में फास्ट हैं और इसका भरपूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं? जवेरिया, गेम आजकल क्या है? इट इज ऑल प्रोपेगेंडा। यस, तो जो प्रोपेगेंडा वो एक किसी का माइंडसेट बनाना शुरू कर देगा। हम सोशल मीडिया से क्यों इतने इरिटेट होते हैं? क्योंकि वो आपके खिलाफ बातें करता है कई जगह। तो अगर आप उसको काउंटर करोगे उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपका भी तो मौक़िफ़ जाएगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है।
ये वरना हम बैकफुट पे बैठ के इनकी सुनते रहेंगे और लोग इनका एक ओपिनियन ले लेंगे। सो वी नीड टू बी काउंटरिंग। पुलिस क्यों आती है? क्योंकि चोरी होती है। सही। चोर आएगा, पुलिस आएगी, और ये जो गेम है कैट एंड माउस की, ये चलती रहेगी। तो इस वक्त वी नीड टू यूज द इंटरनेशनल मीडिया फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव एंड इन्फॉर्म द वर्ल्ड के हो क्या। ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया का इस्तेमाल आपके ख्याल में होना चाहिए ताकि पता चले कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गज़ा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल ने गज़ा पे अटैक किया और ट्रंप ये कह रहे हैं कि नहीं जी जंगबंदी हो रही है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। क्या चल रहा है जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गज़ा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल ने ना सिर्फ सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की बल्कि 42 फ़लस्तीनियों का खून बहाने के बाद इसराइल ने दोबारा जंगबंदी माहदा बहाल कर दिया। ब्रिगेडियर साहब, अफसोस की बात कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जो बड़ा सरप्राइजिंग और हैरानकुन था, इसराइली हमलों के बावजूद वो कह रहे हैं कि गज़ा में जंगबंदी बरकरार है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, ये बड़ा इनडिफरेंट एटीट्यूड है। बड़े अफसोस की बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बिंग सुपर पावर के प्रेसिडेंट हो के वो एक अपनी प्रॉक्सी जो है इजराइल को अननेसेसरी और ओवर सपोर्ट करते हैं, बल्कि वो व्हाटएवर दे से इजराइल और मुसवदा भी देखें तो काफ़ी हद तक उनको सपोर्ट करते हैं। इवन देन अब एक इंतहाई है कि अभी इसने जो रफ़ा का जो रूट था सप्लाई का, राशन सप्लाई का, वो भी बंद, वो भी रोका हुआ है जी। लिमिटेड ट्रक को निकलने देता है। एक गाड़ी पे रॉकेट मारा जिसमें 7 बच्चे और 3 औरतें शहीद हो गई। मुझे सिविलाइज ये क्या ये महजब दुनिया है? कोई ह्यूमन राइट्स हैं, कोई वो आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, कहीं तो कोई महजब होना चाहिए, किसी को पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जिन ममालिक ने ये मुआहदा कराया है और जो सिग्नेटरी है इसके, खासतौर पे तुर्किया, उसके बाद इजिप्ट और ये कतर जी, उनकी रिस्पांसिबिलिटी कि दे शुड रेज देयर वॉइस एंड टेल गिव अ शार्प कॉल टू इजराइल कि बेटर स्टॉप इट, बजाय से ये मुआहदा कैंसिल हो। लिमिट है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या मुझे समझ नहीं। और इस्लामिक वर्ल्ड को देख लें, अरब वर्ल्ड को देख लें, अरब वर्ल्ड को देख लें, डिड एनीबॉडी स्पीक? ये हमारे ये है इंडिपेंडेंट। पीजे मीर साहब, अमेरिका, इसराइल और हमास, आपको क्या लगता है कि अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट आखिर कौन है? अमन, जब आप कहते हैं रुकावट, सिर्फ इजराइल है अमन की ये जो रुकावट है। ये मुझे बता दें आप कि ये तो ऑक्यूपायर है, ये तो लैंड तो पैलेस्टीनियंस का था, पैलेस्टाइन का था, ये तो ऑक्यूपाई इन्होंने आके किया है 48 के अंदर। तो जब इन्होंने ऑक्यूपाई किया है, और अगर आप 1917 की बैलफोर ट्रीटी भी आप पढ़ें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो लोग रहते हैं आप उनको ऑफसेट नहीं कर सकते, उनको मूव नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं? They want to take over the Gaza and the entire Gaza on that. और मैं आपको बताऊं कि मैं तो इजराइल गया हूं, मैंने एक आम इजरायली का जो एक व्यू पॉइंट है बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कि इनके ज़ायनिस्ट का है। हुकूमत ज़ायनिस्ट के पास है और इनकी थ्योरी कुछ और है। एक आम इजरायली जो है वो अमन चाहता है, वो पीस चाहता है, और वो कंप्लेंट करता है कि ये जो ये दहशतगर्द हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है भाई, मैंने टेल अवीव में इनके सबके इंटरव्यूज किए हैं, आप कभी सुन लेना। आम आदमी कह रहा है ये दहशतगर्द है, टेररिज्म ये इन्होंने शुरू करवाई है। अब बात ये है कि इस वक्त जो सबसे मुझे अफसोस होता है, ब्रिगेडियर हारिस ने एक व्यू पॉइंट दिया है, उसको मैं आगे लेके जाऊंगा जी। सिर्फ आयरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि रफा की ओपनिंग करो। ये बाकी जो अरब मुल्क हैं ये क्या सो रहे हैं? इनमें से आवाज क्यों नहीं निकल रही? बड़ी मुस्लिम उम्मा एंड ऑल दैट की बात करते हैं, ये तो सारा काम वेस्ट कर रहा है। ये तो आपका जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, अपार्ट फ्रॉम कतर एंड टर्की, आप मुझे बता दो कौन बात कर रहा है? पाकिस्तान ने बात की है, और कौन बात कर रहा है? क्योंकि इनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, इसलिए ये बात नहीं कर रहे हैं। इनका जितना पैसा है तेल का है, जो व्हाटएवर कॉर्पोरेट बिजनेस, वो इनका वेस्ट में फंसा हुआ है।
वो जो बात करता था, अगर याद है आपको 79 के अंदर ब्रिटेन के अंदर उनके सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए थे ईरानियंस के, जब वो बोले थे। तो यहाँ ये डरते हैं, ये बात नहीं करते कि इनके एसेट फ्रीज ना हो जाए। अपने अपने इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से कोई भी बात नहीं कर रहा है। उस्मान साहब, यानी अब ये जो एक जंगबंदी मुआहदा है, इसकी तो फिर कोई हैसियत नहीं है। जब इसराइल चाहेगा इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा, हिलाफ वर्जी करेगा, हठधर्मी करेगा, अमेरिका कहेगा नहीं जी जंगबंदी हो रही है। कहाँ स्टैंड कर रहा है? और अगर हमास ने रिटेलिएट किया तो फिर बात मजीद बिगड़ेगी और ऐसे ही रहेगी जैसे हम पहले देख रहे थे। नहीं, डेफिनेटली ऐसे नहीं रहेगी, क्योंकि दोबारा से जो है अमेरिका प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। आप इस चीज को, मैं इस चीज को डिफरेंट तरीके से फ्रेम करता हूँ। वहां पे जेरेड कुशनर है, स्टीव विटकॉफ है, दोनों ने तैयार किया ये डॉक्यूमेंट। दोनों ही सालसी के अंदर जो है बड़े मुज़ाकरातकार थे, अमेरिका की तरफ से है। वहां के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक जो एक नैरेटिव है वो अब चेंज हो रहा है, अगर हम तेल अवीव की बात करें, क्योंकि जो स्टीव विटकॉफ है वो वहां के ऊपर वसी तर जो मिडल ईस्ट के अंदर कारोबारी मफाद है उनका, उससे वाबस्ता है। डोनाल्ड ट्रंप को लेके सऊदी अरेबिया के अंदर जद्दा टावर बना, अभी रिपोर्ट आ रही है कि वहां के ऊपर जद्दा के अंदर ट्रंप प्लाजा बन रहा है, इंटरनेशनल होटल बन रहा है यूएई के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का। तो ट्रंप के जो वहां के ऊपर वेंचर है, ट्रंप फाउंडेशन के, ट्रंप जो अपना इनका जो बेटों का इनका ग्रुप है एरिक का, तो वो वहां के ऊपर पेनिट्रेट कर रहे हैं। और स्टीव विटकॉफ चाहते हैं वहां के ऊपर कि जो तमीर नो हो उसके अंदर जो मुनाफा है वो इनकी जो अफिनिटी पार्टनर्स हैं, जो कि मियामी के अंदर इनकी कंपनी है जिसके बड़े स्टेक होल्डर जो हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट किया वो कतरीज हैं, कतरी सॉवरन फंड है और सऊदी अरेबिया का है। और वो दोनों क्या कह रहे हैं, कल सीबीएस को इंटरव्यू देते हुए जेरेड कुशनर कह रहे हैं कि ऐसा अमन का रास्ता तलाश करना पड़ेगा। सवाल ये जो ब्रिगेडियर साहब ने भी किया कि जो सालसी मुमालिक हैं, जैसे अगर हम बात करें मुस्लिम मुमालिक की, तो जब ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी होती है तो ये क्यों आवाज नहीं उठाते? मेरे ख्याल में वो डेफिनेटली अपना, अगर हम देखें अभी बात ये तीनों कंट्री की जो बात की, सिविलाइजेशन फोर्स इन्हीं से मुतालिक है। और वहां पे अभी जेडी वैंस कल जा रहे हैं इजराइल में, तो वहां से बात करने के बाद जो अमेरिकन जो हैं वो एंगेज कर रहे हैं उन्हें कि आप जो है अपनी फौज जो है फौरन से पहले वहां पे उतार दें, ताकि जो येलो लाइन बनाई हुई उससे आगे चले जाएंगे तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा नेतन्याहू के लिए वहां के ऊपर है। इसमें कोई शक नहीं, फ्रस्ट्रेशन है। मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो उस तरीके से इकट्ठी नहीं है जिस तरीके से हमें यूरोपीय यूनियन का फ्रेमवर्क नजर आता है और जिस तरह ये दफाई मुआहदे कर रहे हैं सऊदी अरब के दोबारा। मीर साहब, क्या कोई फलस्तीनियों की सरपरस्ती करेगा या वो ऐसे ही बेयारो मददगार रहेंगे? ये इसी तरह रहेंगे और इनका बेचारों का फ्यूचर जो है बड़ा ब्लीक है। मैंने पहले दिन से कहा था कि ये सीज फायर इट्स अ फॉल्स थिंग। ये सब ये एक टेम्पररी एक आपने सीज फायर है। अभी देखो 80 वायलेशंस ये इजराइल कर गया है, तो ये अमेरिका जो कि इसको गाइड करता है। अब मुझे बताओ, अमेरिका के कहने के बगैर इजराइल कुछ कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने पहले अमेरिका को इन्फॉर्म किया था कि हम कतर पे अटैक करेंगे। अमेरिका को पता था, इनको हर चीज पता होती है, दे आर इन द लूप। फिर ये बाद में आपके सामने एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक आंसर्स आपको मिलते हैं। और ये जो है ये टोपी ड्रामा है सारा। ये किस तरह है कि एक सीज फायर के बाद इजराइल फिर वायलेट करता है, लेकिन चलो करेगा, वो करे, ये रिटेलिएट करेंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन ये मैं तो कहता हूँ ये जो आपका मुस्लिम उम्मा है ये किधर है भाई? ये नहीं कोई बात करेगा, क्योंकि इनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट। ये सिर्फ मजम्मत करेंगे पीजे मीर साहब, मजम्मत करेंगे और बस खामोश हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि मजम्मत काफ़ी होगी। ब्रिगेडियर साहब, 42 फ़लस्तीनी जिन्होंने जंग बंदी जब हुई तो उसका जश्न मनाया, खुश हुए कि शायद सुकून हो जाएगा, उन्हें शहीद कर दिया गया और बहुत से ज़ख्मी भी हैं। क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? देखें, जब तक इस्लामिक अरब ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे चलता रहेगा। और सबसे बड़ा मौका खो दिया जब दोहा में कतर के अटैक के बाद जब इस्लामिक अरब ममालिक इकट्ठे हुए थे। अगर वहाँ ये यूनिटी दिखा देते तो इट वुड हैव डन अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू द नॉट ओनली पैलेस्टीनियन लेकिन अरब ममालिक को भी। जो ये कर सकते थे वो भी नहीं किया। ना कमर्शियल फ्लाइट इजराइल की बंद की अरब कंट्रीज के ऊपर से, ना इन्होंने उनसे ट्रेड बंद किया और ना उनसे अब्राहम अकॉर्ड के जो ममालिक उन्होंने अपने सफारत को सस्पेंड किए। बस फिर बात खत्म हो गई। दैट मीन के दे हैव नो वो डेप्थ इनके अंदर नहीं है, टीथ नहीं है।
जस्ट स्टेटमेंट देते हैं जो पहले। हालांकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब इस्लामी अरब ममालिक इकट्ठे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब तक इस्लामी अरब ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं बनेगा। अदरवाइज़ फ़लस्तीनियों की सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, बेयारो मददगार रहेंगे और इसराइल का जब दिल करेगा जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी करेगा और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी रखेगा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।